हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स गो टुडे। आज कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड द फर्स्ट टॉपिक विच यू गोइंग टू डिस्कस टुडे इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है बच्चों। क्या है रिलेशंस? जो भी हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बना था, द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज रिलेशंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या थे? We had associated all the elements of set A with all the elements of set B, और इसी के सबसेट्स बने थे which was called as relations. तो subsets of the Cartesian products was called as relations. ये सब हमने एक्चुअली पिछले वीडियोस के अंदर कवर कर लिया है बच्चों। What we are going to understand today is types of relations. The first thing what we're going to understand is relation in A. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं बहुत शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, that is subset of A क्रॉस A. इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा अगर हमने इसको डिटेल में समझा, अगर मान लो हमारे पास में कोई एक सेट A है which is nothing but A, B, C, और एक और सेट है मान लो which is the same set. अगर मैं सेम सेट बनाऊं यहां पर अगेन A, B, C. Now I already know this कि अगर मान लो हमने इसको एसोसिएट किया, हमने नंबर ऑफ A क्रॉस A यानी नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। वी ऑलरेडी नो दिस नाउ। आई ओनली हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, यानी हमारे पास में क्या बन जाएगा? यहां पर मेरे पास में 3 है, यहां पर भी मेरे पास में 3 है। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकता हूं which is 3 square and I would get the value as 9. तो मेरे पास में कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए? 9 बन गए हमारे पास में। नाउ अगर मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, यानी मैंने रिलेशंस की बात की, नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस A, ये हमने लिखने की कोशिश की। हमने कल एक जनरल फॉर्मूला बनाया था बच्चों, 2⁴mn, यानी 2⁴, यहां पर m एलिमेंट्स थे, यहां पर मेरे पास में n एलिमेंट्स थे, तो यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पर मेरे पास में m भी 3 है और n भी 3 है। आई कैन राइट लाइक दिस एज 3 स्क्वायर व्हिच इज गोइंग टू गिव मी 2⁹ ओके। अगर मैं जनरल केस की बात करूं, इन जनरल आई कैन हैव सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं रिलेशन इन ए के लिए। क्या हो जाएगा? इन जनरल आई कैन राइट दिस एज, अगर मान लो हमारे पास में इफ n ऑफ a, मान लो कि हमारे पास में n एलिमेंट्स हैं, यानी यहां पर भी n एलिमेंट्स है, यहां पर भी n एलिमेंट्स है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A। अब यहां पर भी n है, यहां पर भी n है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग? यहां पे 3 था पहले, तो हम लोग इसको n इंटू n लिख लेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव मी n स्क्वायर। तो आई विल हैव द नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एज n स्क्वायर एंड आई कैन ऑल्सो हैव नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस इन A क्रॉस A, ये कितने हो जाएंगे? मेरे पास में 2⁴n स्क्वायर। तो सबसे पहला वाला हमने समझा व्हाट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस के अंदर सबसे पहला रिलेशन इन ए की बात की हमने। ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए बन जाता बच्चों। मेरे पास में ए वाला सेट ये वाला है, यही वाला ए सेट ये भी रहेगा। इसके मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास में। नंबर विल बिकम 3 स्क्वायर। इसके जितने भी एलिमेंट्स है, इसके जितने भी एलिमेंट्स है, हमने बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई कैन हैव द रिलेशनशिप ऑल्सो, यानी कितने रिलेशंस हैं इन ए क्रॉस ए विल बी 2⁵, ये वाला जो था मेरे पास में n स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर, यहाँ पे 2⁹ बन गया। एंड इन जनरल आई हैव गॉट ऑल्सो अ जनरल फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेशन इन ए। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग समझते हैं एंड नेक्स्ट टाइप इज एम्प्टी और void relation। एम्प्टी और void relation क्या है ये समझ जाते बच्चों। एम्प्टी, वी ऑलरेडी नो दिस नाउ। एम्प्टी क्या होता है? उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होने वाला है। तो अगर मान लो हमारे पास में कोई एक ऐसा सेट है विच इज मान लो सेट A, और उसके कोई भी एलिमेंट इज नॉट रिलेवेंट टू द गिवन रिलेशन,
इसको अपन लिखते भी हैं. लेट मी ट्राई एंड फॉर्मुलेट दिस कि बाबा ये है क्या चीज. इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट A, if no element of set A is related to any element of set A, यानी कोई भी element of set A has got no relationship with any other element of set A, तो क्या हो जाएगा. जैसे अगर मान लो इसको हम लोग ने सिंबॉलिकली भी लिखा तो ऐसा रहेगा R विल बी इक्वल टू अ नल सेट phi. और R क्या होता है? R इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. मतलब क्या है इसका? इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट A. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, ये अपनी वजह समझ में नहीं आएगा. मान लो अगर हमने एक सेट A बनाया, इसको मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूं. एक सेट A है मान लो हमारे पास में A. अगर मैं ऐसे कुछ एलिमेंट्स लिखूं 1 2 3 8 10, मान लो हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए और मैंने एक ऐसा रिलेशन डिफाइन किया. R is a relation given by अगर मान लो ऐसा कोई है R, अगर हमारे पास में A और B है, ठीक है, A और B की बात की हमने, और A माइनस बी इज इक्वल टू 4, A माइनस बी इज इक्वल टू 4, और A एंड B बिलोंग टू सेट A ओनली. यानी मैं कोई भी दो एलिमेंट्स ले लूंगा इसके अंदर से, एंड इफ आई अप्लाई दिस रूल, यानी अगर मैंने मान लो 1 माइनस 2 कर लिया, 1 माइनस 2 इज गोइंग टू गिव मी -1, 2 माइनस 3 कर लिया, अगेन -1, 3 माइनस 8 कर लिया, अगेन -5 हो जाएगा. कि यहाँ पर अगर मैंने 8 माइनस 10 भी कर लिया तो भी वो -2 होने वाला है. सो अगर हमने ये चेक किया, ये रिलेशनशिप जो है वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है. इवन इफ आई कंसिडर एनी टू एलिमेंट्स फ्रॉम दिस सेट, मुझे कभी भी आंसर मेरा +4 नहीं आने वाला है. सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, आई कैन राइट R इज गोइंग टू बी अ नल सेट. मेरे पास में कोई एक भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं आएगा वेयर आई कैन जस्टिफाई दिस रिलेशन. हेंस हम लोग उसको बोलते हैं एम्प्टी और वॉइड, यानी ये नहीं होने वाला, कोई भी एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट्स. एनी ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं करेंगे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइड. तो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन का मतलब ये होता, देयर इज being going to be a null set for R. R is going to be a null set. ओके, अब इसी का अगर हमने उल्टा कर लिया, इसी को अगर हमने समझ लिया कि अगर मान लो यहां पर तो मेरे पास में phi है, अगर मैंने नेक्स्ट, सो गोइंग अहेड, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रिलेशन. नाउ यूनिवर्सल रिलेशन क्या है ये भी समझ जाते हैं. अब ये एग्जैक्टली इसी का उल्टा है कि बाबा यहां पर मेरे पास में एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, यानी क्या था, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट A वाज रिलेटेड टू एनी ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट A. यहां पर क्या होने वाला, यहां पर इसका बैंग ऑपोजिट होने वाला है, इसका जस्ट उल्टा होने वाला है. वी आर गोइंग टू गेट एवरी एलिमेंट. इसको अगर मैंने उल्टा लिख दिया, इसका ऑपोजिट कर लिया, इफ नो एलिमेंट को हमने लिखा इफ every element of set A is related to every element of set A, यानी it is going to become a universal relation. इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, जैसे if every element, ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा बच्चों. if every element of set A is related to every element of set A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R जो है यहां पर पूरा के पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने वाला है. तो R इज गोइंग टू बिकम R क्रॉस R. इसको एक एग्जाम्पल से समझते बच्चों, ऐसे समझ में नहीं आएगा. एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हमने कंसिडर किया कि अगर मान लो हमारे पास में सेट A है, एक सेट A ऐसा बना लेते हैं हम लोग, और अगर मान लो हमने ऐसा लिख दिया 1 2 3 4, एंड इफ आई डिफाइन अ रिलेशन, अगर मान लो हमने एक रिलेशन ऐसा बना लिया वेयर आई विल हैव टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स है हमारे पास में, बोथ
बिलोंग टू सेट ए, और अगर मान लो हमने ऐसा कर लिया कि एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, ये जो दो मॉडुलस के साइन है, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हैज टू बिगर देन और इक्वल टू 0, यानी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 0, यानी ये 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव कभी नहीं आने वाला, वैसे भी मॉडुलस है हमारे पास में। अगर मैंने ऐसा भी लिखा 1 - 2, 1 - 2 इज गोइंग टू गिव मी -1। अब -1 का जब मॉडुलस लेंगे बच्चों हम लोग, ये जब बाहर निकल के आएगा तो +1 बन जाएगा, विच विल डेफिनेटली बी बिगर देन 0। तो यहां पर अगर मैंने कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, 2 - 3, 2 - 4, 1 - 3, मॉडुलस जैसे ही हमने अप्लाई किया, मॉडुलस साइन को जैसे ही हम लोग निकाल देंगे, दैट टर्म इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बिकम अ पॉजिटिव टर्म, यानी ये सब के लिए एप्लीकेबल होगा, हेंस इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल, विच इज every element of set A is related to every element of set A, यानी एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे हम, इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए हमने, A and B belonging to A, कोई भी दो एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए, these two elements are going to fulfill this equation, hence it is called as universal relation.